अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं जी। इंटेंजिबल्स की डिस्कशन हम स्टार्ट किए हुए हैं और कुछ अहम बातें ज़रा क्विकली फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इंटेंजिबल क्या होता है? एक ऐसा रिसोर्स जो आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। आइडेंटिफिएबल होने के लिए या तो वो सेपरेबल हो, अगर सेपरेबल ना हो तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी हो तो हम उसे इंटेंजिबल की कैटेगरी में डाल देते हैं। फिर अगली इंपॉर्टेंट बात ये थी, स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टीजमेंट, इनको हमेशा अपने एक्सपेंस करना है। फिर इंटेंजिबल्स दो तरह के होते हैं, या तो हम उनको बना बनाया ख़रीद लें या हम उन्हें खुद जनरेट करें, लेबॉर्ट्री में इंटरनली जनरेट करें। तो अगर तो इंटेंजिबल परचेज्ड है तो उसको कैपिटलाइज करना है, सिंपल, ठीक है। और अगर हम इंटरनली जनरेट करें तो अगर तो ये 5 हैं इंटरनली जनरेट किए तो स्टैंडर्ड कहता है, आज स्टैंडर्ड ओपन करके दिखा दूंगा कि ये 5 चीज़ें इंटेंजिबल हैं ही नहीं, इनको एज एन इंटेंजिबल आपने रिकॉर्ड कैपिटलाइज, ये इंटेंजिबल ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वाले जितने भी हैं, अगर वो इंटरनली जनरेटेड हैं तो वो सॉफ्टवेयर, फार्मूला, डिज़ाइन, प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह का जो इन 5 के अलावा कोई भी इंटेंजिबल आपने इंटरनली जनरेट किया है, ठीक है, इंटरनली डेवलप किया है, तो उसके ऊपर आप फिर रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं, ये एक्टिविटीज़ होती हैं। तो रिसर्च एक्टिविटीज़ पे जितनी कॉस्ट इनकर हों वो सारी एक्सपेंस आउट होती हैं, और डेवलपमेंट में 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले पहले की सारी कॉस्ट भी एक्सपेंस आउट होती हैं, और 6 क्राइटेरिया मीट हो जाए उसके बाद वाली कैपिटलाइज होने लग जाती हैं। और कब तक कैपिटलाइज करते रहते हैं? जब तक अवेलेबल फॉर, जब तक रेडी टू यूज़ ना हो जाए या प्रोडक्शन वालों के हवाले ना कर दिया जाए इंटेंजिबल, ठीक है, फॉर मैस प्रोडक्शन। जी बिल्कुल। अब कल हमने पढ़ा कि जब अगर इनको खरीद लें, कस्टमर लिस्ट को परचेज कर लें तो फिर ये इंटेंजिबल बन जाता है। हाँ कंट्रोल तो हमारा फिर भी नहीं है बेटा, कस्टमर लिस्ट इंटरनली जनरेटेड है तो वो इंटेंजिबल नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे हम लॉजिक क्या देते हैं? हम लॉजिक ये देते हैं कि इनकी कॉस्ट रिलायबली मैयर नहीं हो सकती, असल वजह तो यही है। अब अगर खुदा ना खास्ता कभी कॉस्ट रिलायबली मैयर हो जाए तब भी हम उसको इंटेंजिबल नहीं कहते। लेकिन ये 5 जब कोई ख़रीद ले किसी और से तो बेटा उसकी तो कॉस्ट पे की ना, उससे फ्यूचर में कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आएगा ही। मैंने कस्टमर लिस्ट किसी से लेकर अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर ली तो क्या बिल्कुल फ़ायदा नहीं आएगा? एक्सपेक्टेशन थी तो कॉस्ट भरी ना हमने, ठीक है। कस्टमर पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर इनको आप परचेज कर लें तो आपने कॉस्ट पे की है। ऐसे तो हर चीज़ जो है हमारी, ये ऐसी है, अब फ़ायदा दे सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आप इससे फ़ायदा लेके सेटिस्फाई होकर ही जाएं। आप यहाँ पे आए बैठे हैं तो इस तरह तो फिर सारी बातें उसी तरफ चली जाती हैं, क्योंकि हमारा एसेट रिकॉर्ड करने का रिकग्निशन क्राइटेरिया ही क्या है? एक्सपेक्टेड है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एब्सोल्यूट बात तो कोई भी नहीं कर रहा होता, एसेट से हम वैसी एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहे होते हैं कि इससे फ़ायदा आएगा, ठीक है। तो उस बॉक्स ने कन्फ्यूज़ करना था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। मैंने कहा था बस इसको इसी तरह से आप रखिए जैसे आपके सामने यहाँ पर रखा गया है कि स्टाफ ट्रेनिंग हो या एडवर्टीजमेंट हो तो इसको एक्सपेंस आउट करना है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कस्टमर लिस्ट को मैं इधर नहीं लिख रहा था, इसको मैं इधर ले आया हूँ, जो इसका पैरा भी पढ़ा दूंगा आज, जो स्पेसिफिकली पैरा में उसने लिखा हुआ स्टैंडर्ड ने कि ये 5 हैं, अगर इंटरनली जनरेटेड है तो इंटेंजिबल नहीं है, अगर इनको खरीद लें तो ये इंटेंजिबल बन जाएंगे। बस इसको ऐसे ही याद रखेंगे तो इससे फ़ायदा रहेगा, ठीक है, वरना कंफ्यूज होंगे फिर। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ प्रैक्टिस हमने की थी, ठीक है जी। कुछ बातें हमने शुरू की थी, ज़रा उनको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इंटेंजिबल को इंटरनली जनरेट करें, ठीक है, थ्रू ओन एफर्ट्स, तो ऐसी सूरत के अंदर हमने कहा था दो तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक कैटेगरी रिसर्च की बनती है, दूसरी डेवलपमेंट की, ठीक है। अब रिसर्च क्या है? रिसर्च है प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन और डेवलपमेंट है इसकी एप्लीकेशन, रिसर्च फाइंडिंग्स की। पहले हमने प्लान करके कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू की,
और फिर उस रिसर्च से, उस इन्वेस्टिगेशन से जो हमें चीज़ें मिली उनको हमने क्या किया, अप्लाई करना शुरू किया उन फाइंडिंग्स को। तो ये डेवलपमेंट फेज है, ठीक है। ये तो ऐसे जनरल सी बात हो गई। लेकिन क्राइटेरिया मेट कहकर डेवलपमेंट शुरू कराना, उससे पहले रिसर्च बोलना, अब आईकेएप ने ये कहना छोड़ दिया है। अब आईकेएप ना टेक्निकल, आज एक सवाल आपके सामने रखूँगा, पूरा ना भी हुआ तो हम उसको डिस्कस तकरीबन कर जाएंगे, जिसके अंदर आईकेएप ने यही चीज़ों को लिख कर कहा हुआ है, ज़रा इंटेंजिबल की कॉस्ट निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, आपने ये एग्जाम्पल्स वाले पैरास को हाईलाइट रखना है, ठीक है। अब रिसर्च एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पता है, रिसर्च को एक्सपेंस करना है, ठीक है, लिखा हुआ यहाँ, ठीक है। कौन सी एग्जाम्पल्स इसकी हो सकती हैं, कहता है जी रिसर्च एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल्स हैं, एक्टिविटीज़ एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, ठीक है, सर्च फॉर, इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स कह लो, ठीक है। फिर सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, जिस चीज़ के भी चाहिए। देखो ना, आपने सोचा कि जी हमने एक वैक्सीन बनानी है, ठीक है जी। अब उस वैक्सीन के अंदर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना है वो 3-4 चीज़ें अल्टरनेटिवली यूज़ हो सकती हैं, या इससे भी आसान करते हैं। हमने कहा कि जी हमने मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसके लिए हमें एक अच्छा सर्वर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, महंगा सा होता है। अब ये महंगा कंप्यूटर में ज़रा हार्डवेयर से समझा के फिर सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाता है ना, ठीक है। अब वो महंगा सा कंप्यूटर 3-4 कंपनियों का मौजूद है। अब ये अल्टरनेटिव्स हैं, एक जैसे ही सर्वर्स हैं। अब उन 3-4 ऑप्शंस में से आप डिग आउट कर रहे होते हैं कि कौन सा बेहतर है, हमारी क्या ज़रूरत है, हमें क्या चीज़ चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कहते हैं। कोई चीज़ महंगी है तो कोई चीज़ सस्ती है, महंगी की तरफ जाएं या सस्ती की तरफ आएँ, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, किस में क्या है किस में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, अल्टरनेटिव्स हम कर रहे होते हैं सर्च। जो चीज़ें मटीरियल्स हैं, डिवाइसेस हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, जो कुछ भी इस्तेमाल होना है, ठीक है, उसके अल्टरनेटिव्स को देख रहे होते हैं। फिर फॉर्मुलेशन, डिज़ाइन, इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फॉर न्यू एंड इम्प्रूव मटीरियल वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि यहाँ पर मेनली क्या किया, नॉलेज ऑब्टेन किया, फिर हमने सर्च किया, रिसर्च फाइंडिंग्स के ऊपर इवैल्यूएट किया, फाइनल सिलेक्शन की हमने, अच्छा जी हाँ ये कुछ बात समझ आ रही है। फिर हमने अल्टरनेटिव्स को सर्च किया, फिर उसके बाद हमने फाइनली उनको सिलेक्ट करके, ठीक है, पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को अब उसकी तरफ जो है हम बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ। तो रिसर्च फेज की ये मोटी मोटी एग्जांपल्स हैं जो एज इट इज़ लिखी हुई हैं आपके पैरा स्टैंडर्ड के अंदर। आपने उस पैरा को हाईलाइट कर लेना है। आईकेएप का सवाल दिखाता हूँ, इसी तरह के अल्फाज लिखे हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। अब हो गया जी, रिसर्च एक्टिविटीज़ की एग्जांपल्स हो गई। अब डेवलपमेंट फेज़ में हम दाखिल हुए। डेवलपमेंट फेज़ के अंदर क्या कुछ होता है, वो कहता है जी अब डिज़ाइन कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज़ प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स। अब ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह का नाम परिचय में आया होगा। अब प्रोटोटाइप या मॉडल्स या प्री यूज़ प्रोटोटाइप या मॉडल लिखा हुआ होगा तो आप क्या समझोगे, याद रखने की जरूरत नहीं है, पैरा खोल के रखा होगा, सामने नजर आएगा तो वो डेवलपमेंट की एक्टिविटी है। ये अगली बात है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी वाली कॉस्ट को, रिसर्च वाली को तो एक्सपेंस करना ही करना है ना, डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी को कॉस्ट, एक्टिविटी वाली कॉस्ट को एक्सपेंस करना है या इंटेंजिबल बनाना है, ये अगली बात है। वो फिर 6 क्राइटेरिया में लेकर आएंगे, वो बात की बात है। पहले ये तो डिसाइड कर लें, सवाल के अंदर उसने 10 चीजें लिख दी हैं ऐसे ही एक्टिविटीज, ये तो पहले डिसाइड करें रिसर्च है कौन सी और डेवलपमेंट है कौन सी। रिसर्च तो आंखें बंद करके एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट में जितनी होंगी चीजें अब फिर उनको देखेंगे, क्राइटेरिया मीट होने से पहले जितने खर्चे हुए वो एक्सपेंस में और बाद वाले वो बाद की बात है, ठीक है ना। अभी तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कोई एक्टिविटीज़ की अगर लिस्ट दे दे तो कौन सी रिसर्च में और कौन सी डेवलपमेंट में जाएगी। तो प्रोटोटाइप्स या मॉडल्स बनाना शुरू कर दिए हमने, फिर हमने डिज़ाइन करना शुरू कर दिए, टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज। जैसे मैंने कहा था कि कोई नया डिज़ाइन अगर बनाना है, ठीक है, ये पेन इस तरह का नहीं जी, ये पेन अब और तरह का हमने बनाना है, तो ये पेन किसी न किसी सांचे में तो मशीन के अंदर बना था ना, किसी मटेरियल को पिघला के उन्होंने उस सांचे में डाला होगा, मॉडल में डाला होगा, डाई में डाला होगा, तभी ये बना होगा ना।
तो हम क्या कर रहे हैं अब डेवलपमेंट फेज के अंदर, यहाँ पर तो हमने क्या किया, नॉलेज ऑब्टेन किया, अल्टरनेटिव सर्च किया, सारा कुछ फाइनल सेलेक्ट करके अब डेवलपमेंट में आए और मॉडल्स बनाने शुरू कर दिए, प्रोटोटाइप्स वगैरह, फिर डिजाइन करने शुरू कर दिए, टूल्स, जिग्स, मोल्ड, डाइज। ये क्या हो रहा है, डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है। फिर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट, ठीक है। पायलट प्लांट कहते हैं छोटे प्लांट के छोटे लेवल के ऊपर हम उसको आजमा कर देख रहे हैं, अब मैथ प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक छोटा सा प्लांट लगा के उसके अंदर हम जो है वो सैंपल्स प्रोड्यूस करेंगे, तो ये बेसिकली टेस्ट रन ही चल रहा है, पायलट प्लांट। अब पर्चे के अंदर लिखा होगा पायलट प्लांट, तो कौन सी एक्टिविटी में डालोगे? फिर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चोजन अल्टरनेटिव्स। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, यहां पे भी अल्टरनेटिव्स हैं, फॉर्मुलेशन, डिजाइन, एवेल्युएशन, फाइनल सिलेक्शन असल लफ्ज है इंपॉर्टेंट। अल्टरनेटिव्स की यहां क्या हमने की, सिलेक्शन, और यहां पे डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग ऑफ चोजन, वहां पे सेलेक्ट कर लिया और फिर यहां पे जो सिलेक्टेड अल्टरनेटिव है अब उसका डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा फर्क एक चीज के अंदर था, कभी आ सकता है। तो अगर वो पर्चे के अंदर लिख दे कि डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ चोजन अल्टरनेटिव, तो ये डेवलपमेंट, और अगर वो लिख दे डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इवेल्युएशन और फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल, असल में क्या है ये पॉसिबल, ज्यादा बेहतर इसको स्टार लगाएं, ठीक है ना। ये क्या है, पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, और ये क्या है, चोजन अल्टरनेटिव्स। वहां पे हमने सेलेक्ट किए पॉसिबल, यहाँ पे हम फिर जो पॉसिबल सेलेक्ट कर लिए थे उनके ऊपर उनकी डिजाइनिंग, उनकी फॉर्मुलेशन शुरू की हुई है, ठीक है। अब ये बिल्कुल भी याद नहीं करने, पैरा 59 डेवलपमेंट की एग्जांपल्स हैं और पैरा 56 रिसर्च की एग्जांपल्स हैं। ये आपके पैरास जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। ये इंशाल्लाह आज क्लास के एंड पे एक सवाल करेंगे जिसमें मैं यही आके ओपन करूँगा और यही आपको वो सवाल करवा देगा, तो फिर आपको उसकी कदर मालूम होगी, स्टैंडर्ड्स लेके जाने चाहिए या नहीं। ये तो आज से ऑनवर्ड चल पड़ेगा ना, अब ये तो हर टॉपिक में आप देखेंगे यहाँ पे FAR2 के अंदर आपको हेल्प करेगा काफ़ी टॉपिक्स में। IFRS 8 का तो मैंने खुद नाम लिया था, IFRS 8 है, SIC 32 है, और देखो ये वाला सवाल अभी आज देखोगे भी सही आप नज़र आएगा आपको I38 के अंदर। ये 3 तो हो गए, अभी और भी जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा, ये ज़रा करीब करीब से बता दिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो बात हो गई कि कौन सी एक्टिविटीज़ रिसर्च में फेंकनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट, ठीक है। अब वंस डिसाइडेड, रिसर्च तो गया एक्सपेंस में, और तेल लेने नहीं एक्सपेंस में, ठीक है, और डेवलपमेंट के बारे में अब अगला मसला आ गया। डेवलपमेंट के दौरान जितनी कॉस्ट इनकर, ये कल वाली बातें चल रही हैं, अभी नया काम शुरू नहीं किया हमने, ठीक है। डेवलपमेंट के दौरान जितनी कॉस्ट इनकर होती हैं उनको हमने एक 6 क्राइटेरिया मीट होने वाले माइलस्टोन तक से पहले को एक्सपेंस आउट करना होता है, और उसको माइलस्टोन जब मीट हो जाए, 6 क्राइटेरिया मीट हो जाएं, तो उसके बाद वाले को कैपिटलाइज करना है। अब वो 6 क्राइटेरिया क्या हैं, वो कौन से 6 क्राइटेरिया हैं जो मीट होना ज़रूरी हैं इंटेंजिबल को कैपिटल, कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए एज एन इंटेंजिबल, कौन सी 6 शर्तें ज़रूरी हैं, वो आपकी पैरा 57 में पड़ी हुई, ठीक है। अगेन याद कोई नहीं कर रहे, आपको पढ़ाता हूं, समझा देता हूं, ठीक है। सादा सादा बातें हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, डेवलपमेंट फेज में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, यही आपको भी बता रहा था, एन इंटेंजिबल अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट फेज ऑफ एन इंटरनल प्रोजेक्ट, ठीक है, shall be recorded if and only if an entity can demonstrate all of the following। क्या मतलब, ये 6 की 6 शर्तें पूरी होना ज़रूरी हैं, इनमें से कोई एक भी पूरी नहीं होगी तो एक्सपेंस में ही जाएगी एक्टिविटी की कॉस्ट, डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी कॉस्ट एसेट नहीं बन सकती, ठीक है, सही है। चल अच्छा, कौन कौन सी है जी। सबसे पहली चीज़ टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल साइंसदानों से जाके पूछेंगे, यार ये जो तुम फार्मूला बना रहे हो, साइंसदान लइया वाले, ये तुम जो फार्मूला बना रहे हो
तुम्हें क्या लगता है बन जाएगा? अब तुमने कहा सर ऐसे कई फार्मूला हमने बनाए अपनी ज़िंदगी में, ये मेरी टीम बैठी है, ये ज़बरदस्त टीम है, मैंने कई फार्मूलाज बनाए हैं, टेक्निकल, तो हंस रहे हो आप, टेक्निकल फिजिबिलिटी मैंने पूछी है इनसे, मैं अकाउंटेंट हूँ भाई, मैंने इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, ठीक है। अब 6 क्राइटेरिया मीट होने हैं तो उसके बाद वाली सारी कॉस्ट को मैंने तो एसेट बनाना है। अब मैं आया हूं साइंसदानों के पास, सबसे पहले आके उनसे सवाल किया, भाई टेक्निकली फीजिबल है, बन सकता है ये फॉर्मूला, ये वैक्सीन बन सकती है? तो क्या कह रहे हैं जी, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज। सिर्फ याद रखें टेक्निकल फिजिबिलिटी, ओके, समझना है, याद तो वैसे भी नहीं करना। नेक्स्ट, अच्छा, साइंसदानों ने कहा, साइंसदानों ने क्या कहा, साइंसदानों ने क्या कहा, बन सकता है। फिर हम गए सेठ साहब के पास, दरवाजा खटकाया, सर क्या हाल है सर, ठीक है सर, वो वैक्सीन तैयार हो रही है, क्या आपका इरादा है, करनी है तैयार? और नहीं नहीं, वेले बैठे थे साइंसदान, मैंने कहा ऐसे ही वेले क्या बैठे हैं, किसी कमे ते लाइए नानू, कोई नहीं है ऐसे, मेरा कोई इरादा नहीं है इसको कंप्लीट करने का। तो फिर दूसरा क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, फिर हम भी ऐसे करके निकलेंगे और कहेंगे ठीक है एक्सपेंस, बात समझ रहे हो। लेकिन सेठ साहब के पास गए, इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट इंटेंजिबल, एंटिटी की इंटेंशन है, सेठ साहब आप क्या समझते हैं कि आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सीरियस हैं, जो करेला कोला आप बना रहे हैं, क्या आप वाकई बनाना चाहते हैं और इसको बना के बेचना चाहते हैं? हाँ हाँ भाई मैं सीरियस हूँ, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल हम इस प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। ये क्या है, इंटेंशन टू कंप्लीट। दूसरी चीज, पहले साइंसदानों से पूछा टेक्निकली फिजिबल है, उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम गए मलक रियाज के पास कि भाई कंप्लीट करना है इसको, हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। फिर हम उस कमरे, अब कमरों में फिर रहे हैं बेचारे अकाउंटेंट, ठीक है, क्योंकि एंट्री करनी है, या एक्सपेंस डेबिट या इंटेंजिबल डेबिट, अब परेशान फिर रहे हैं हम, ठीक है। अब गए हम मार्केटिंग वालों के पास, यार ये अजीब लोग हैं, उधर साइंसदान बनाई जा रहे हैं, उधर सेठ साहब कह रहे हैं हमने ये करेले वाली बोतल बेचनी है, और तुम बताओ मार्केटिंग वालों, सेल वालों, बिकेगी भी सही कि नहीं? को मार्केट रिसर्च वगैरह की है तुम लोगों ने कि नहीं? ये तो नहीं कि हम बना के बैठे और बाद में देखो ना, ये बात समझो, लॉजिक क्या है, थीम क्या है, एसेट किसी चीज को कब बनाते हैं, जब फ्यूचर में उससे फायदा एक्सपेक्टेड है। आप ये फार्मूला बना के बैठे और बाद में बन के चीज बिके ही ना, तो कोई फायदा आना है उससे? तो ये उसी तरफ ही चल रही हैं बातें, ठीक है ना। तो तीसरा चक्कर, तीसरा दरवाजा कौन सा खुला है? हाँ, उनको कहा है वो पाइन बेच लोगे, एबिलिटी टू यूज और सेल। यूज और सेल का मतलब ये है, कभी इंटेंजिबल ऐसा होता है कि वो वैक्सीन है जो हमने बना ली, कामयाब हो गए, अब फैक्ट्री प्रोडक्शन मैनेजर को दिए कि अब इस जैसी बनाओ, ये इंटेंजिबल यूज हो रहा है। और कभी इंटेंजिबल ऐसा होता है कि जो हमने बनाया है वही आगे बिक जाना है, जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, कोई एप्लीकेशन तैयार कर लिया, वो एप्लीकेशन बिकी जा रही है। तो इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है, एबिलिटी टू यूज और एबिलिटी टू सेल, इस तरह से बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो मार्केटिंग वालों के पास गए या प्रोडक्शन वालों के पास गए, ठीक है, तो हमने जाके पूछा, बल प्रोडक्शन वालों को छोड़ो, ऐसे ही ईजी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्या मार्केटिंग वालों के पास गए तो बेटा हमने याद तो ये करना नहीं है, तो बस ऐसे समझ लेना, आसान आसान, ठीक है। मार्केटिंग वालों के पास गए, सेल वालों के पास गए, हाँ भाई बेच लोगे, बिस्मिल्लाह, एक गल है, बड़े बेचे, बड़े आए ये पूछने, हमने बेच लिए थे, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आए हमने बेच लिए हैं, ये क्या है, बेचेंगे, जरूर बेचेंगे, अच्छा जी। फिर हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट probable future economic benefits among other things the entity can demonstrate existence of market of output and, ये भी मिलती जुलती बात ही है मार्केटिंग वालों से ही, ठीक है, उन्हीं से ही पूछ रहे हैं कि यार आप ज़रा बताओ ना। अब वापस आ गए हम मार्केटिंग वालों के पास, अच्छा यार साइंसदानों ने कहा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेठ साहब कह रहे हैं हाँ हाँ हम बिल्कुल सीरियस हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, आप कह रहे हो हम बेच तो लेंगे, ज़रा थोड़ा सा समझाओ ना, कैसे करेले वाली बोतल लोग पिएंगे, समझाओ ना ज़रा। तो अब कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करें, कोई मार्केटिंग की कोई रिसर्च, कोई जो है वो सर्वे वगैरह वो सामने रखेंगे, या कुछ भी कोई कस्टमर की डिमांड वगैरह कुछ सामने रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 4 हो गए। उसके बाद वापस फिर सेठ साहब के कमरे में चले गए,
पहले क्या किया था, साइंसदानों से पूछा बनेगा, यस, फिर सेठ साहब क्या इरादा है, सीरियस हैं, यस यस बनाएंगे, फिर मार्केटिंग वालों बेच लोगे, हाँ बेच लेंगे, समझाओ ना ये कैसे इस्तेमाल में आएगा, आओ समझाते हैं तुम्हें, ये भी ओके हो गया। फिर वापस सेठ साहब के दफ्तर दरवाज़ा खटकाया, सर वो पूछना ये था कि साइंसदान कह रहे हैं बन भी जाएगा, आप कह रहे हैं सीरियस भी हैं, सेल वाले कह रहे हैं बेच भी लेंगे, इतने पैसे शैसे पड़े हुए हैं या इतनी टेक्निकल हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को कर पाएंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्यूएट टेक्निकल फाइनेंशियल एंड अदर सोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट, कि सर ये ना हो कल को आप कहें बस यार वो कमेटी जी निकली सी ना वो पूरे हो गए ने पैसे तो हूँ असी इंटेंजिबल नहीं बना रहे, ऐसा तो नहीं करना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ऊपर ऊपर पता क्या लिखा हुआ है, इफ एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग, अगर वो एंटिटी ये सारी चीज़ें ओके कर सके तो इंटेंजिबल बनाओ। तो पहली चीज़ ओके टेक्निकली बन सकता है, ओके जी बन सकता है, फिर आप सीरियस हैं जी बिल्कुल इंटेंशन टू कंप्लीट है, फिर बेच लेंगे या यूज़ कर लेंगे जी ओके बिल्कुल कर लेंगे, फिर क्या एडिक्यूएट टेक्निकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद है कि इस डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लें, 2 साल तक ये बैठे रहें फार्मूला बनाने, तनख्वाहें भरनी पड़ेंगी, खर्चे करने पड़ेंगे, हैं इनमें पैसे, रिसर्च करने में पैसे लगते हैं, ठीक है। फिर जब प्रोडक्ट बन जाती है तो फायदे भी होते हैं। तो क्या आपके पास इतने पैसे हैं, इतना टेक्निकल एडिक्वेट टेक्निकल नॉलेज है आपके पास, जी जी बिल्कुल है। अब ये 5 सवाल करने के बाद अकाउंटेंट अपने सीट पे आके वापस बैठ जाएगा। छठे सवाल के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। छठे सवाल के लिए उसके पास होते हैं बिल्स। क्या बोला मैंने, किस चीज़ के बिल्स होते हैं, खर्चों के बिल। यानी छठी बात है क्या कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सकती है, ठीक है। देखो एबिलिटी टू मैयर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू इंटेंजिबल ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, क्या एबिलिटी टू मैयर। अब ये सेठ साहब से जाके पूछोगे तो वो कहेंगे भाईजान बस आप ये बार बार दरवाज़ा खोल रहे हैं ना, आप इधर से जाएं, आप बाहर वाला दरवाज़ा खोल के निकलें। अगर ये भी मैंने आपको बताना है कि रिलायबली मैयर करने की आपके पास जो है वो एबिलिटी है या नहीं है, तो फिर आपको मैंने किस लिए रखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए खर्चे हो रहे हैं आपके पास, तो फिर ये अकाउंटेंट के पास सारा कुछ पड़ा होता है ना, ठीक है। अगर इनको तनख्वाहें दी हैं तो उसकी इनकी सैलरी शीट्स होंगी, पेमेंट की डिटेल्स होंगी, कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा है तो उसके बिल होंगे, उनकी पेमेंट्स हुई होगी, कोई इक्विपमेंट खरीदा, ये सारी चीज़ें, ये सारे बिल्स इनके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये है जी वो 6 क्राइटेरिया जो मीट होने के बाद वाले डेवलपमेंट फेज़ में जितने खर्चे हों वो इंटेंजिबल बनते हैं, और ये 6 क्राइटेरिया में से कोई एक भी मीट ना हो तो उससे पहले वाले डेवलपमेंट फेज़ के खर्चे भी एक्सपेंस आउट होते हैं। लेकिन अगेन ये सिर्फ समझाने के लिए था, याद करने के लिए नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट पैराज अब आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है जी। ये पैरा 57 में 6 क्राइटेरिया पड़ा हुआ है, पैरा 56 में एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च हैं, और पैरा 59 होगा ये डेवलपमेंट की एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। ओके, बाकी आप कहोगे सर ये देखें ना, आप ऊपर ये लिखा हुआ है इन्होंने, इन रिसर्च फेज इंटरनल प्रोजेक्ट एंटिटी कैन, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। बस इतना अभी फिलहाल आपने, अगर जिनके पास घर में पैरास, जिनके पास घर में स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, वो अभी तक उन्होंने सिर्फ क्या किया होना है, घर पे डेफिनेशन जो स्टार्ट में होती हैं उसमें इंटेंजिबल की डेफिनेशन को हाईलाइट किया होना है, और उसके बाद फिलहाल ये 3 पैराज इन्होंने हाईलाइट कर लेने हैं, ठीक है। और ये देखना कैसे हेल्प करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम ऐसा करते हैं, अब 6 क्राइटेरिया भी हो गया, मेरे ख्याल से अब सवाल शुरू करते हैं। दिखाना जरा, पेज 247 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेशनल एसोसिएट लिमिटेड।
भाई बुक आ चुकी है, ले लीजिएगा। क्या बोले आप? क्या कहा? ओ नोट, चलो शुक्र है ये तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट पड़ा जी। क्या कह रहा है? प्रिपेयर आ नोट ऑन इनटेंजिबल एसेट्स। ये तो FAR 1 में कहा करता था, जो कि इस दफा पर्चे में उसने नहीं कहा, एक्सट्रैक्ट्स कह दिए। तो ऐसे तो उसमें फ़र्क कोई नहीं होता ना, वर्किंग तो सारी वैसे ही होती है, बस नोट की बजाय आपने क्लोजिंग बैलेंस दिखा देने थे। वो तो उल्टा आसान है मेरे हिसाब से, नोट से ज़्यादा आसान है एक्सट्रैक्ट्स बनाना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो सकता है, वो नोट भी बनवा सकता है, IAS 38 में एक्सट्रैक्ट्स भी बनवा सकता है, IAS 38 के सवालों में जनरल एंट्रीज भी मांग सकता है। IAS 38 के सवालों की खूबसूरती ये है कि उसमें एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है, अंग्रेज़ी भी लिखवा सकता है। तो वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह कि कैसे थ्योरी वाले सवालों को यहाँ पे टैकल करना है, ठीक है ना। बहरहाल फ़िलहाल पता नहीं आप खुशखबरी है या बदखबरी है कि आपने नोट बनाना है। देखो बच्चों, PPE का नोट जैसे बनाया था बिल्कुल वैसे ही इंटेंजिबल का नोट बनेगा, बल्कि इससे मिलता जुलता एक और नोट लीजेस के अंदर राइट ऑफ यूज़ का भी बनेगा, वो भी एसेट ही होता है। वो लीज्ड एसेट का नाम उन्होंने राइट ऑफ यूज़ रखा हुआ है, वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे भी यही नोट बन रहा है। तो ज़रा जल्दी से ना यहाँ पे हम अपनी FAR 1 वाले नोट को रिवाइज कर लेते हैं। कोई एसेट का नाम एसेट ही कह देते हैं, ठीक है जी। कोई एसेट है, ब्रॉड डाउन उसका 110 रुपये बैलेंस, फिर एडिशन कुछ हुआ 50 रुपये का, डिस्पोजल हो गया लेट से 40 रुपये का, क्लोजिंग बता देंगे 120, लेजर बन गया। उसके बाद इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, अज्यूम्ड डाटा है जी, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 10 रुपये आ रहा था, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 5 रुपये का हमने इस दफ़ा चार्ज किया, डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन 1 रुपये निकल गई, क्लोजिंग कितना आ गया? ये लेजर्स हैं, इन लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये PPE का नोट बन जाता है। कुछ याद माजी अजाब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेमत है, FAR 2 में याद माजी नेमत है, ठीक है ना। इंट्रो भी याद आएगी, FAR 1 भी याद आएगी, तो वो याद माजी इंट्रो FAR 1 से ज़्यादा FAR 2 में इस्तेमाल होती है। और बताओ, ठीक है। हाँ लेकिन परेशान नहीं होना, जो यूज़ करेंगे वो पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो नोट PPE का नोट बनता था, नंबर लिखते थे, नाम लिखते थे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिर उसके बाद पहली हेडिंग आती थी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ओपनिंग, एडिशन, अब नहीं है ना इधर फ़िलहाल वो रिवैल्यूएशन वगैरह तो छोड़ो, ठीक है ना, ज़रा रिवीजन कर रहे हैं हम तो। क्लोजिंग, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डिस्पोजल, क्लोजिंग, ठीक है। ज़रा लिख लें इधर, ये एसिड का नाम तो कोई नहीं है, नाम होता तो वही लिख लेते यार वैसे। चलो जी, ओपनिंग बैलेंस 110, एडिशन 50, डिस्पोजल 40, क्लोजिंग, ये क्या किया हमने? सिर्फ उस लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और तो कुछ नहीं किया। फिर एक्यूमुलेटेड एक्शन का ओपनिंग 10, एक्सपेंस फॉर द ईयर 5, डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन निकाल दो यहाँ से 1, क्लोजिंग 14। ये करने के बाद देखो, ये एसेट का लेजर है और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का लेजर है। जब ये बन जाए पूरा, ठीक है, तो फिर 14 के ऊपर नेगेटिव साइन लगाना, वरना कन्फ्यूजन होगी। आज भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी बुक वैल्यू कितनी, ये 106 बैलेंस शीट के फेस पे जाया करती थी, ठीक है। कुछ याद आया? पिक्चर ले लें इसकी, अगर ज़रूरत महसूस करे, जो बच्चा ज़रूरत महसूस करे, बाकी आसान बात है। अच्छा जी, अब
सवाल की रिक्वायरमेंट की तरफ आएँ। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल फॉर इंक्लूजन इन IAL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। तो इंटेंजिबल का नोट बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी टेंजिबल्स का नोट बनाया है, ठीक है। बस वहाँ पे प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर आते थे, यहाँ पे ब्रांड, सॉफ्टवेयर वगैरह आएंगे, ठीक है। देख लेते हैं लाइसेंसेस वगैरह, ओके। तो सवाल को ज़रा एक नज़र वैसे ही देखते हैं। सवाल के अंदर वो कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू IAL इंटेंजिबल एसेट्स एज ऑन 30 जून 15। हमने नोट बनाना है 30 जून 16 का, तो ये फिर ऊपर क्या गिवन है, ओपनिंग बैलेंस। ब्रांड्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस है। ब्रांड्स हैं, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस, यानी वो शायद एक एक हैं, लग तो ऐसे रहा है पढ़ने से। खैर ये 3 मौजूद हैं, लेकिन ब्रांड तो इंटेंजिबल होता ही नहीं है। इन्होंने कैसे कर लिया इसको? इन्होंने कब रिकॉर्ड किया हुआ है? कहीं लिखा हुआ इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ? कॉस्ट तो बिजली का बिल भी कॉस्ट ही होती है। डेप्रिसिएशन, अच्छा चलो, सबसे आसान बात पता है क्या थी कि ये क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बना है, तो पिछले साल रिकॉर्ड किया था तो बना है। लेकिन अब रिकॉर्ड करना क्या सही था या नहीं, क्योंकि ब्रांड तो रिकॉर्ड ही नहीं करते थे। ब्रांड इंटरनली जनरेटेड हो तो रिकॉर्ड नहीं होता। अगर ये नज़र आ रहा है तो पक्की बात है ये परचेज्ड वाला ही होगा, तो बिल्कुल इसको आने दें, ठीक है। तो एक तो ब्रांड आएगा, फिर सॉफ्टवेयर है, फिर लाइसेंस है। उसके बाद पॉइंट 2, ये ओपनिंग कॉस्ट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस गिवन है। अभी नोट का फॉर्मेट बनाते हैं, ये मुफ्त के नंबर तो लेंगे, इसमें ओपनिंग्स पड़े हैं, ठीक है। ब्रांड, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस, ये 3 तो कॉलम्स आ गए। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव IAL's एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। लो जी, एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड बनने जा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ खर्चे हुए हैं और एक्सपेंसेस आगे कह रहा है ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे ख्याल में ये पढ़ेंगे जब, तो एक नया इंटेंजिबल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। नया इंटेंजिबल होगा, उसका नाम प्रोजेक्ट रख देना या प्रोडक्शन प्रोसेस रख देना, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। लेकिन इन 3 में से नहीं है ये। उसके बाद पॉइंट नंबर, ये सारे तफसील से पढ़ेंगे अभी। पॉइंट नंबर 3 के अंदर वो कहता है ऑन 1 अगस्त IAL एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू एक्वायर ERP सॉफ्टवेयर। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। वो कहता है विच वुड रिप्लेस एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये जो पढ़ा है ये चला जाएगा, नया आ जाएगा। एडिशन डिस्पोजल याद है, कोई करना है, ठीक है जी। अब आगे उसने कुछ इसकी कॉस्ट दी हुई हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 4-5 भी वक्त आने पर पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ज़रा फॉर्मेट बना लें, ठीक है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसका नाम ऐसे करके इधर लिख लूँ, यहाँ से फिर शुरू कर लें टॉप से, इजाज़त है? क्या नाम है जी बिज़नेस का? IAL। फिर क्या बनाने लगे हैं हम? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पूरा लिखना, अब तो आप बड़े हो चुके हो। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016, ठीक है जी। आपके टॉप के ऊपर ये सबसे पहली चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा नोट बनाना चाह रहे हैं? PPE का, इंटेंजिबल्स। तो कोई नंबर लगा दें, नंबर 1 आज लगा देते हैं, इंटेंजिबल्स। और इंटेंजिबल्स जो हैं उनकी हम अब जब ये नोट बनाएंगे, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगी? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। पूरा लिखना है आपने, ठीक है प्लीज़। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशन है, फिर डिस्पोजल है, और कोई रीवैल्यूएशन नहीं है जी, ठीक है। ये पहले पॉइंट ओपनिंग पढ़े, पहले पॉइंट में ओपनिंग पढ़े, दूसरे पॉइंट में एक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल
चेक करना है कि क्या सूरत हाल है उसकी। तीसरे पॉइंट में एक पुराना सॉफ्टवेयर जा रहा है, नया आ रहा है। चौथे पॉइंट में कोई और ब्रांड वाला खर्चा आ रहा है। पांचवें में कोई लाइसेंस की बात हो रही है। और छठे में कह रहा है IAL यूजेज कॉस्ट मॉडल एंड अमोर्टाइज देम ऑन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब रीवैल्यूएशन की तो कोई टेंशन नहीं है। होते हैं इंटेंजिबल्स भी रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा सकते हैं, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कब जाते हैं। वैसे बहुत मुश्किल है इनको रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जाना, अनलाइक IS 16 वाले PPE। ठीक है, शराइत सख्त हैं, लेकिन यूज़ हो सकता है यहाँ पर भी मॉडल रीवैल्यूएशन, कॉस्ट रीवैल्यूएशन मॉडल यहाँ पर भी वही दोनों हैं। ओके हाँ, इंटेंजिबल को रीवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाने के लिए शराइत ज़रा सख्त हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिलहाल तो कॉस्ट मॉडल ही है। तो ओपनिंग, एडिशंस, डिस्पोजल्स और क्लोजिंग बैलेंस। रिक्वायरमेंट है PPE का नोट, तो कोई CLBAL नहीं लिखना, कोई CAL.BAL नहीं लिखना, कोई OPBAL नहीं लिखना। आप लोगों ने तो ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, आप लोगों ने तो पूरा लिखना है ना। ठीक है जी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, पूरा लिखना एक्यूमुलेटेड। accumulated amortization जी। ओपनिंग, बच्चे ये समझ रहे होंगे ना कल, यार बड़ा आसान काम है, चलो कोई नहीं आज छुट्टी कर लेते हैं, सारी दुनिया तो छुट्टी कर ली, MFA की क्लास वैसे नहीं है, आज ऑडिट की है नहीं है, तो चलो FA2 की भी छोड़ते हैं। ऐसा ही हुआ है ना, कोई बात नहीं। आज जब देखेंगे ना कि क्या कुछ पढ़ लिया इन्होंने, फिर देखना। लेकिन मैं जान के नहीं कह रहा कि ये पढ़ना था, बस पढ़ना ही यही था। मेहरबानी तो ये क्लास को देखते हुए बस यही दिल में आई थी कि आज क्लास एक ही रहने देते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, अमोर्टाइजेशन, डिस्पोजल की अमोर्टाइजेशन जो माइनस होती है, और क्लोजिंग। ठीक हो गया जी। इंटेंजिबल्स कौन कौन से जी हमें नजर आए थे? ब्रांड्स नजर आए थे, सॉफ्टवेयर नजर आया था, और लाइसेंस नजर आया था। लाइसेंस अभी टोटल ना कीजिएगा, हो सकता है कोई और आ ही जाए, ऐसे जैसे रात को 10 बजे चांद नजर आ गया है जी, ऐसे ही यहाँ पर वो कुछ बंदे कह रहे थे उसमें कि यार शुक्र है फजर से सहरी से पहले बता दिया इन्होंने, तो टोटल अभी नहीं लिखते। ठीक है, अच्छा जी। कोई आ ही जाता है आगे, डिब्बे शिब्बे लगा लेते हैं, ज़रा मुश्किल काम तो कर लें। ठीक है, अभी तक तो मेरे सामने यही 3 हैं, बाकी को और चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह उसको भी हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक हो गया जी। चलें जी, काम हो गया ख़त्म, और तो कोई काम अब है नहीं, सवाल ख़त्म है, बस अब जवाब लिखना बाकी है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर हम वर्किंग्स कर लेंगे। सब नोट्स नहीं, वर्किंग्स। ठीक है, करें शुरू। सवाल, रिक्वायरमेंट एड्रेस कर ली जानी चाहिए पहले। उससे फ़ायदा ये होता है कि इन सब में से जिसके बारे में कुछ ना कुछ हमें पता लगता जाएगा, वो हम यहाँ छोड़ते जाएंगे, उसके नंबर हमें मिलते जाएंगे। ठीक है, सारा सवाल तो फिर नहीं भी आता होता बंदे। ठीक है, ओके। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड IAL। इंटेंजिबल एसेट्स एज एट 30 जून 15 वर एज फॉलोज। ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर्स और लाइसेंसेस की ओपनिंग डेट पर कॉस्ट अवेलेबल है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट मौजूद है, और ऊपर वाली लाइन में इसकी लाइफ भी गिवन है। ठीक है, सही है। तो 200, 80 और 15,
क्यूमुलेटेड एडिशन का ओपनिंग 40, 48, 0 0 क्यों? लाइफ इनडेफिनेट है, इनफिनिट नहीं है। इनफिनिट तो लामतनाही होती है ना, इनडेफिनेट का मतलब होता है पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है कितनी लाइफ है। तो जब लाइफ कंफर्म नहीं है तो फिर कैसे डेप्रिशिएट करें, अमोर्टाइज करें, ठीक है ना। तो इनके बारे में क्या करना होगा ये इंशाल्लाह पढ़ना है। वो जैसे मैंने उसके बारे में नहीं कहा था अंडर कंस्ट्रक्शन वाले एसेट के बारे, इंटेंजिबल के बारे में, उसमें एक चीज़ ये भी फॉल करती है उस कैटेगरी में, ये दूसरा और एक तीसरी चीज़ भी आएगी पर वक्त आने पर। फिलहाल तो आज नोट बनाएंगे बस, ठीक है जी। तो ये मुफ्त के नंबर आपने चपेट लिए ऑलरेडी सवाल से डाटा उठाकर, ठीक है। अब बस लाइफ्स रह गई हैं, जब एमोर्टाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त यहाँ पर आएंगी, यहाँ से लाइफ्स उठा लेंगे। चलें आगे। पॉइंट नंबर 2 पढ़ें और पढ़ के 1 मिनट लेकर कुछ दिमाग के अंदर खाका खूका तो बनाएं। उधर ही बच्चे खाका बना रहे हैं, आप मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं अपने सवाल का खाका बना रहा हूँ। जी कुछ पढ़ लिया एक बार कम से कम सब ने? कैसा बच्चा जिसने अभी तक पढ़ा ही नहीं? वैसा जो सोया हुआ है? सर जी ठंडी हवा भी लग रही है, रोज़ा भी लग रहा है, तो नींद भी लग रही है। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव IEL's एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज अंडर। अप टू जून 2015, ये तो प्रीवियस ईयर बन गया। अच्छा, और जुलाई 15 से मार्च 16, वैसे कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स। ये 9 मंथ्स हमारे करंट ईयर के हैं, हमारे रेलेवेंट ईयर के, ऐसे ही है? अच्छा जी। अब एक तो ये है कि अंधाधुंध आए और यहाँ पर प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट का नाम भी है वैसे तो आगे, आप सिर्फ प्रोजेक्ट लिख लें या प्रोडक्शन प्रोसेस लिख लें, आपकी मर्जी, क्या लिखना है? हाँ, तो तीसरी चीज़ क्या आती है? या प्रोजेक्ट कहो या प्रोडक्शन प्रोसेस को? प्रोजेक्ट, ठीक है जी, प्रोजेक्ट। नाम भी लिख लेते हैं, अच्छी बात होती है वैसे नाम भी लिख लेते तो, लेकिन ये भी चलेगा, ओके। अच्छा, अब डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव IEL's एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज अंडर। पिछले साल में 20 खर्चा हो गया था, इस साल में 45। अब एक तो ये है कि आगे पढ़े बगैर हम यूं कहें कि पिछले साल जो 20 खर्चा हो गया था तो वो ओपनिंग आ गया, और इस साल कितना है? तो ये एडिशन हो गया। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। हाँ, अगर आगे कुछ ना लिखा होता तो शायद हम ये कर देते, ठीक है, लेकिन आगे कहानी मौजूद है, आपने एडजस्टमेंट पढ़ ली है। ये खर्चे ज़रूर हैं, लेकिन हमने पढ़ के डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से वाले ऐसे हैं जो इंटेंजिबल बनेंगे और कौन से वाले ऐसे हैं जो, चलो पढ़ते हैं फिर। एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड, ठीक है। ऑन 30 सितंबर 15 इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट ICAP की अब ये आदत बन गई है असल में। वो जो लफ्ज़ था ना, घिस और पिट गया था, जिसका जो ये था 6 क्राइटेरिया वर मेट, तो ICAP ने कहा ये तो हर किसी को पता लग जाता है, ठीक है। सवालों के अंदर मैं लिख देता हूँ कि ऑन 30 सितंबर 15 6 क्राइटेरिया वर मेट। बच्चे कहते हैं लह, इससे पीछे वाला एक्सपेंस, इससे आगे वाला। अब ICAP ने इस तरतीब को बदल दिया है। अब ICAP 6 में से जो भी पढ़ के आए हैं ना, 6 क्राइटेरिया, उनमें से कोई एक लिख देता है।
जैसे द प्रोडक्ट बिकम कमर्शियली वाएबल का मतलब अब वो कमर्शियल प्रोडक्शन में जा सकती है, ठीक है, या डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया उन्होंने कि फिजिबल ये टेक्निकल फिजिबिलिटी है, इस तरह की ना कोई नॉर्मली कमर्शियल वायबिलिटी वाली लाइन लिख देता है, ठीक है। मतलब इसका ये होता है कि हमने ये सवाल पूछा, उसका जवाब हाँ आया है, बाकी सब सवालों का जवाब हाँ ही होगा। इस एक लाइन का मतलब फिर यही होगा कि 6 के 6 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। अब ये याद रखना, 6 में से कोई एक लाइन लिखकर, हाँ अगर वो एक्सप्रेसली ये कह दे कि बाकी क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, फलां एक नहीं हो रहा, तो फिर तो बात डिफरेंट होगी ना। लेकिन अगर वो इस तरह की बात लिखे, ऑन 30 सितंबर 15 इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल, ठीक है, कमर्शियली वायबल है तो इसका मतलब एक क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक क्राइटेरिया नहीं, इसका मतलब यही होगा कि सारे ही मीट कर रहे हैं। हमने पूछा ये था, इसका जवाब भी हाँ है, बाकी तो फिर पहले ही हाँ होंगे, ठीक है ना। तो आई कैप की अब ये तरतीब बन चुकी है। आजकल आई कैप इस तरह से ही लिखता है सवालों के अंदर, ठीक है। तो 6 क्राइटेरिया पढ़े हैं ना, याद तो नहीं किए, वैसे ही ज़हन के अंदर बैठे हुए हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी है, इंटेंशन टू कंप्लीट है, कमर्शियली वायबल है, कमर्शियली वायबल वही था, एबिलिटी टू सेल कमर्शियली वायबल है। फिर आपकी जो है वो आपके पास एडिक्वेट नॉलेज या एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, कॉस्ट लायबिलिटी मैयर हो सकती है। ये सारी बातें जहन में वैसे ही बैठी हुई हैं, याद तो नहीं करनी। स्टैंडर्ड के अंदर पैरा मौजूद है, ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी दफ़ा ये चीज़ें आएंगी कि ये हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टैंडर्ड में पैराज भी सिर्फ वो हाईलाइट किए जाते हैं जो याद नहीं करता बंदा, वरना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर वक्त हम सवाल टॉपिक के अंदर करते हैं, उसका पैरा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो 30 सितंबर पर यूँ समझो 6 क्राइटेरिया मीट कर गए। अब इससे ऑनवर्ड्स जो डेवलपमेंट है वो सारी की सारी कैपिटलाइज होगी। इस दिन तक वाली जो है वो एक्सपेंस आउट होनी थी। अच्छा, अब उसने ये नहीं बताया कि इधर रिसर्च कब चली या डेवलपमेंट कब चली। तो हमें इससे क्या, रिसर्च हो चाहे डेवलपमेंट हो, एक्सपेंस बनेगा 30 सितंबर तक का खर्चा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो पिछले साल का 20 आ रहा था, ये भी फिर एक्सपेंस ही हुआ होना। असल में ना कहानी ये इस तरह से है कुछ। पॉइंट नंबर कौन सा है ये, 2 है, पॉइंट 2। पिछला साल चला आ रहा था, ठीक है ना, जो कि हमारा एंड हुआ है 30 जून 2015 पर, और हमारा साल एंड हो रहा है, सही कह रहे हो, हाँ, 30 जून 2016 पर। पता नहीं पिछले साल कब ये प्रोजेक्ट, पता नहीं पिछले साल कब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, हमें नहीं पता, ऐसे ही है। और ये प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ तक के 30 सितंबर 15 तक पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच गया और अभी तक ये ग्रीन नहीं हुआ। क्या ख्याल है, ऐसे ही है। 30 सितंबर 15 इधर आता है, ओके सॉरी, फिर वापस आ जाए। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने पहले वाले थे ना, जून वाला साल है, ठीक है। यहाँ पे आकर पता लगा, लो जी बन गई वैक्सीन बन गई, यहाँ पता लगा है, लो जी बन जाएगी वैक्सीन। बात समझ आई। तो चाहे ये रिसर्च है चाहे ये डेवलपमेंट है, ठीक है, ये तो एक्सपेंस वाली है। ग्रीन अभी काम नहीं हुआ, ये ग्रीन ज़रा ज़बरदस्ती बन गया है, वैसे ये ग्रीन है नहीं, ठीक है ना। तो रिसर्च हो चाहे डेवलपमेंट हो, क्राइटेरिया मीट नहीं हुए थे। लेकिन ये 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स, यानी 30 सितंबर में लिख देता हूँ ना, 30 सितंबर तक के खर्चे एक्सपेंस में, इसके बाद वाले एसेट 30 जून 16 तक, 30 जून 16 तक जरा गौर तो करो, 1 मार्च 16 को कॉस्ट इनकर होना बंद हो गई। ये अकल वालों के लिए एक निशानी है कि इस दिन इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया। एक और निशानी आगे लिखी हुई है, वो क्या है, द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम, अगली बात फिलहाल देखें बिना, ठीक है। इतना गुस्सा था नहीं, अच्छा होता।
ये मैं बाद में पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये 1 अप्रैल से ऑपरेटिव हो गया है, अब ये यूज़ होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब क्या है, 31 मार्च को ये कंप्लीट हुआ था, तो 1 अप्रैल को यूज़ होना शुरू हुआ ना, ठीक है। तो हमारा ये इंटेंजिबल इधर 31 मार्च को कंप्लीट भी हो गया है। इसका मतलब ये वाला अरसा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 6 महीने का अरसा वो है जिसमें कैपिटलाइजेशन करनी है, डेवलपमेंट अच्छी वाली है, इसको एसेट बनाना है, इंटेंजिबल बनाना है। ठीक हो गया, सही है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे सामने आई। वैसे इस तरह से नहीं किया करते, मैंने आपको कहा भी था कि पर्चे में आपकी तरतीब क्या होगी। पर्चे में तो आप इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्टेड, रिसर्च या डेवलपमेंट की बजाय प्रोजेक्ट स्टार्टेड इस दिन, मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद 6 क्राइटेरिया मेट की बजाय, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्टेड में डेवलपमेंट है या रिसर्च है, मुझे कुछ नहीं पता कब रिसर्च शुरू हुई कब डेवलपमेंट शुरू हुई, मुझे नहीं पता, ठीक है। 6 क्राइटेरिया मेट, लेकिन उसकी बजाय हम वो लिख लेते हैं जो सवाल के अंदर लिखा हुआ करेगा, कमर्शियली वायबल किस दिन हुआ, कमर्शियली वायबल 30 सितंबर को, क्योंकि टाइमलाइन में टाइम लगता है, ये लिख लिया करेंगे डेट्स, ठीक है जी। और डेवलपमेंट कंप्लीट किस दिन हो गई, 31 मार्च को, ठीक है जी। तो ये रन 30 जून है, 31 मार्च पर जब ये कंप्लीट हो गया तो उससे ऑनवर्ड्स हम इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, तो अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे। ठीक हो गया, चले। अच्छा जी, तो अब कॉस्ट्स की बात करें तो कॉस्ट्स कह रहा है इवनली अकर हुई हैं। अगर मैं ज़बरदस्ती प्रीवियस ईयर वाली एंट्री भी पास करूं तो प्रीवियस ईयर की बजाय लिख देते हैं 2015, 30 जून 2015 होगा इसका मतलब, ठीक है। तो वहाँ पर इसकी एंट्री हुई होगी एक्सपेंस डेबिट कितना, 20, ठीक है। ये एंट्रीज कर रहा हूँ, पर्चे के अंदर एक एंट्री भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यही सवाल डिस्कशन वाला आ सकता था, यही सवाल जनरल एंट्रीज वाला आ सकता था, तो सारा कुछ समझ लेंगे, पर्चे के लिए जो करना है वो एंड में बता देता हूँ, ठीक है। ओके हो गया। ले जी, 16 शुरू हुआ, 16 में भी 45 रुपये का खर्चा हमने किया है, लेकिन ये खर्चा कितने महीनों का है, 9 महीनों का। इन 9 महीनों में से कितने महीने कैपिटलाइज करने हैं, 6, कितने एक्सपेंस आउट करने हैं, 3। तो फिर आप एक्सपेंस के अंदर फेंकोगे 45 इंटू 45, ये 45 जो है ये 9 मंथ्स का खर्चा है। ये बड़ी ध्यान रखने वाली, कल सारी बात ही हमने इसके ऊपर की थी, हमने 3 एक एग्जांपल्स तो कर ली थी, ठीक है। और हमें चाहिए ये 3 मंथ, हाँ एक्सपेंस 3 मंथ जी, 15। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, ये 45/9 इंटू 6 से निकलेगा, 30 से, ठीक है जी। और कैश क्रेडिट हो गया 45, ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली बात, इस्तेमाल करना शुरू भी करना है इसको, इंटेंजिबल को अमोर्टाइज भी करना है, ठीक है। अब अगली कहानी पढ़ने से पहले मेरे सवाल का जवाब दें। हमने एक प्लांट खरीदा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्लांट अगले 10 साल तक यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, और नीचे हम जाकर लिख देते हैं, सवाल के अंदर लिखा होता है कि हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बात दोबारा सुने, हम एक प्लांट खरीदते हैं, सवाल हमें लिख के बताता है कि ये एसिड जो है वो हर साल चलेगा, यूनिट्स इतने इतने प्रोड्यूस करेगा, हमें उससे फ़ायदा आएगा। लेकिन नीचे स्टैंडर्ड आकर लिखता है हर साल 10 साल तक चलेगा और हर साल इतने इतने यूनिट्स। मैं आउटपुट मेथड की तरफ लेके जा रहा हूँ,
लेकिन मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ दरअसल में, क्योंकि नीचे एक लाइन लिख रहा हूँ। अब बात समझे हो? फिर सुनो, सवाल हमें कहता है जी हमने एक प्लांट खरीदा है, अगले 10 साल तक ये हर साल इतने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। अब हमें 10 साल लाइफ भी गिवन है और हमें यूनिट्स जो प्रोड्यूस होने हैं वो भी गिवन है, लेकिन नीचे सवाल में एक लाइन लिख दी जाती है वी आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मुझे बताओ, क्या उस प्लांट से आने वाला जो फ़ायदा है, रेवेन्यू है, क्या उसकी बेस के ऊपर हम उसकी अमोर्टाइजेशन करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे, या यूज़फुल लाइफ को लेंगे? समझ आती है बात? अब इस सवाल की तरफ आएँ, जागते जागते ये बात सुनिएगा, थोड़ी हिम्मत करें। पहले 1-2 रोज़ ज़रा मुश्किल होते हैं, ज़रा रूटीन से बंदा हटता है ना एकदम से, ठीक है, फिर सेट हो जाएंगे। हमने एक प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप किया है, मतलब अच्छा प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप करने के लिए रिसर्च की होगी ना, ठीक है, कि हम एक चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ मिसाल के तौर पे एक यूनिट हमें 10 रुपये का पड़ रहा है, हमने इस तरह से अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को मोल्ड किया, इस तरह से उसके अंदर जो है वो इंजीनियरिंग की कि वो एक यूनिट हमें 8 रुपये का पड़ने लग गया, तो हमारी कॉस्ट सेविंग हो गई। क्या रेवेन्यू जनरेट करना ही फ्यूचर का फ़ायदा होता है, या फ्यूचर में कॉस्ट सेविंग भी फ़ायदा होता है? अब ये मामला यहाँ पर हुआ, हमने एक प्रोडक्शन प्रोसेस को डेवलप किया, 31 मार्च पे वो डेवलप होकर 1 अप्रैल से वो ऑपरेशनल हो गया, हमने वो प्रोडक्शन प्रोसेस यूज़ करना शुरू कर दिया। सवाल कहता है एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट विल जनरेट कॉस्ट सेविंग ऑफ 10 मिलियन रुपए, ठीक है, पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब मेरा सवाल, क्या मेरे लिए फॉर द पर्पज ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ दिस प्रोडक्शन प्रोसेस, ये इंटेंजिबल जो हमारा बन गया है, इसकी अमोर्टाइजेशन के लिए क्या मेरे लिए रेलेवेंट 10 मिलियन रुपए की कॉस्ट है, इसकी बुनियाद के ऊपर अमोर्टाइजेशन करूं, या 10 साल का अरसा है इसकी बुनियाद पे करूं? 10 साल के अरसे पे क्यों करूं? क्योंकि वो कह रहा है कि एंड अमोर्टाइज देम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, ठीक है जी। तो ये बात जो उसने लिख दी, इसने फिर अब हमें इसके ऊपर पाबंद कर दिया। कुछ दिन में एक सवाल ऐसा भी करेंगे जिसमें इस तरह से वो फ़ायदे की बुनियाद पर, जितना फ़ायदा ज़्यादा, आउटपुट मेथड भी क्या होता है, फ़ायदा जितने ज़्यादा यूनिट्स बना लिए उतना ज़्यादा डेप्रीशिएट कर दो, जितने कम यूनिट बनाए उतना कम डेप्रीशिएट करो, तो फ़ायदे के हिसाब से डेप्रीसिएशन हो रही होती है। वैसा सवाल भी कर लेंगे, लेकिन ऐसे सवाल के अंदर वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे सवाल के एंड पे उसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जी, फिर ये किसको, तो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, बनाएंगे भी तो इनकम में नहीं डलेगा। आप सेल्स करेंगे ये यूनिट्स, बोलो, सेल्स करें, चीज़ बनाएंगे तो बेचेंगे ना। मिसाल के तौर पे 1000 रुपये की चीज़ आपने बना के बेच दी, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं, वो कॉस्ट ऑफ सेल लेट्स से आपकी यहाँ पर 620 रुपये है, तो आपका जीपी कितना आ गया? अब हो सकता है अगर ये पुराना प्रोडक्शन प्रोसेस होता तो यहाँ पर ये 630 रुपये आती, तो आपको एक सेविंग मिलनी थी, वो यहाँ पे मिल गई, आपके प्रॉफिट में खुद ब खुद रिकॉर्ड हो गई, ठीक है ना, एडजस्ट होगी, तो उसको तो वैसे भी आपने कुछ नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन अमोर्टाइजेशन इसकी बेस पे नहीं करनी। हाँ, अगर अमोर्टाइजेशन इसकी बेस पे करनी होती तो वो ऐसा होता है, वो कहते जी, मिसाल के तौर पर कह रहे हैं जी 10 साल की पर ईयर आनी है, तो फिर हर साल पता नहीं टोटल इतनी आनी है कॉस्ट सेविंग, तो फिर वो हर साल उस हिसाब से कर रहे होते, या डिफरेंट कर देता वो मैं कह रहा हूँ उस सवाल को, उस तरह के सवाल को कर लेंगे। फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसने कह दिया कि हम स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर इसको डेप्रिशिएट करेंगे, तो चाहे 10 मिलियन का फ़ायदा आ रहा है, चाहे 100 मिलियन का आ रहा है, चाहे सारा इकट्ठा आ रहा है, चाहे सारा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, हमने 10 साल इस प्रोडक्शन प्रोसेस को यूज़ करना है, 10 साल तक इसने हमें फ़ायदा देता नज़र आ रहा है हमें, तो हमने इस कॉस्ट को 10 साल पर अमोर्टाइज करना है बस, ठीक है। तो इसका मतलब अगली एंट्री क्या होगी, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, और इंटेंजिबल कितना है जी, 30 का है, लाइफ कितनी बताइए अभी, 10 साल, लेकिन इस साल में सिर्फ 3 महीने, अप्रैल, मई और जून, 3/12 जी। चलो 0.75 और 0.75, लो जी, एडजस्टमेंट नंबर 2 इज़ ओवर। ये एडजस्टमेंट 2 ही चल रही थी, कोई अगर पिक्चर लेना चाहे तो। लेकिन ये सारी कहानी तो थी आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आपकी बहुत सारी बातें जो कल से पढ़ रहे थे, परसों से पढ़ रहे थे कुछ,
तीसरा दिन है ना आज हमारा, जो सारा टॉपिक रिवाइज किया हमने। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ ये सारा काम हमने टाइम वेस्टेज किया है तो वो बिल्कुल सही होगा पर्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे नहीं टाइम वेस्ट, वैसे तो टाइम कीमती बन गया, सारा कुछ आपको समझ आ गया, चीज़ें हमने रिवाइज कर ली, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। लेकिन पर्चे के हिसाब से रिक्वायरमेंट क्या है बताओ? पीपीई का नोट बनाना है। सबकी तवज्जो चाहिए, पीपीई का नोट बनाना है। ओके, इंटेंजिबल का नोट बनाना है, और इंटेंजिबल के नोट के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें गई हैं, एक कॉस्ट, दूसरी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। इसके अलावा कोई तीसरी, नोट के अंदर कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं जाती थी पीपीई में। यहाँ पे भी कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन के अलावा कोई तीसरी चीज़ यहाँ पर नहीं जाया करती। आपको गेन लॉस यहाँ आ जाएगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको कोई एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाते हैं, इनकम्स एक्सपेंसेस, तो ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे सवाल के अंदर हमें सिर्फ इस 30 की ज़रूरत थी और फिर इस 0.75 की ज़रूरत थी। तो ये सारा काम पर्चे में करना भी नहीं है आपने, ऐसे ये सारा काम नहीं करना, बल्कि पर्चे के अंदर इस एडजस्टमेंट 2 को आपने कैसे टैकल करना है अब ये देखेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको समझाया। अब पर्चे के अंदर ये सारा सवाल पढ़ने के बाद आपने कहा हाँ 30 रुपये का एडिशन है, ओपनिंग कुछ नहीं है, ओपनिंग क्या है 0, एडिशन पता नहीं जी, पता नहीं कितना है, वो तो नहीं करना, वो तो देखने, वो तो समझाने के लिए था, वो तो गया, सवाल में है ही नहीं। वो सारा कुछ हमने किया वो नहीं हुआ पड़ा, ठीक है ना। हम तो डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अब 20 रुपये का तो हमने डिसाइड कर लिया एक्सपेंस है, बाकी बच गया 45। 45 जो है ये इस साल का खर्चा है, लेकिन 31 मार्च 16 तक है, यानी 9 महीने का। और हमारे इस साल में 30 सितंबर 15 पे खड़े होकर 6 क्राइटेरिया मीट कर गए। तो 1 अक्टूबर 15 से 31 मार्च, सब ज़बानी कर रहा हूँ, वो सब समझाया हूँ, उसको छोड़ो, पर्चे में ज़बानी तेजी से, ठीक है। 1 अक्टूबर 15 से 31 मार्च 16 तक 6 महीने की कॉस्ट इंटेंजिबल में जानी चाहिए, कैपिटलाइज होनी है। बाकी की जहाँ जाए हमारी बला से, हमें उससे क्या, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बना रहे, हम जर्नल एंट्रीज तो नहीं कर रहे, हम तो पीपीई का नोट बना रहे हैं। पीपीई के नोट के अंदर इंटेंजिबल की कॉस्ट आती है या उसकी अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 में हमने लिखा 45 डिवाइडेड बाय ये 9 मंथ्स का खर्चा है इनटू 6 मंथ्स का खर्चा, कैपिटलाइज कर दो, 30 है, ये 30 यहां पर लिखा और यहां पर रेफर कर दिया हमने वर्किंग नंबर 1। ये पर्चे में करने का तरीका था, वो तो सही गपशप थी, समझाना था आपको कि चल क्या रहा है, पर्चे में नहीं ये करके टाइम ज़ाया। हाँ कुछ समझ ना आए तो टाइमलाइन बना लो तो बना लो, वैसे इन चीज़ों में टाइम ज़ाया होता है, समझ आ रही होती है, प्रैक्टिस होती है ना चीज़ों की, जो समझ आ रही होती है, ठीक है। ऐसा काम तफसील से किया इसलिए जाता है कि अगर कभी फंस जाओ बेसिक्स का पता हो, बाकी ये डायरेक्ट काम किया, ठीक है, डन। लेकिन इसको पूरा कर ही दें। अब ये बन गया, अब यूज हुआ है तो अमोर्टाइज करेंगे, ठीक है। अमोर्टाइज करना है तो इसी 30 को, वो नहीं देखना क्या हुआ पड़ा, वो तो है ही नहीं आपके सामने। आपको यहां कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ही नहीं, ठीक है। तो 30 की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, ये आ गई पूरे साल की अमोर्टाइजेशन इंटू 3/12, आंसर इज 0.75। ये अमोर्टाइजेशन है। ओपनिंग तो कोई नहीं थी क्योंकि इंटेंजिबल ही नहीं था, ये आ गया जी 0.75, ठीक है। और यहां पे आ गया ये वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस, ठीक हो गया। किसी ने ये पिक्चर तो नहीं लेनी? अच्छा, अब इधर देखो, 0.1 में ओपनिंग थे, 0.2 में प्रोजेक्ट है, 0.3 में ईआरपी है, 0.4 में ब्रांड है, 0.5 में लाइसेंस है। इसका मतलब ये तो ख़त्म हो गया ना, प्रोजेक्ट के बारे में तो और कोई बात नहीं है। तो इसका क्लोजिंग 30 और ये क्लोजिंग 0.75, ठीक है। नहीं है डिस्पोजल, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये करने के बाद यहां पे ब्रैकेट लगाओ, बुक वैल्यू बताओ, 29 पॉइंट लो है, ठीक है। अच्छा, अब पेपर में फेल कौन होता है?
और पास कौन होता है, ये वजह समझिएगा। एक बच्चा ऐसा जिसने एडजस्टमेंट को पढ़ा, गड़बड़ा गया, गड़बड़ाकर डर से कॉस्ट नहीं लिखी, ठीक हो गया। अब एक तो ये नंबर इसके गए जो 30 इसने नहीं निकाला। फिर अगली चीज, एक नंबर ये भी गया, एक नंबर ये भी गया। हालांकि अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करता और यहां पे वो कॉस्ट निकाल जाता, चाहे गलत निकालता, तो इसका एक नंबर यहां कट जाता। वो गलत कॉस्ट लेट्स से 35 रुपए निकाली होती, वो 35 रुपए यहां पे लिखने के नंबर नहीं है। यहां पे एक नंबर है डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12 का, तो जिसने यहां बुजदिली दिखाई उसने यहां वाला नंबर भी जाया कर दिया। करते जाना है सवाल। नंबर यहां गलती होगी, आगे गलती के नंबर नहीं कटेंगे, कोई नहीं, दलेरी से चलो, कोई मसला नहीं है, नंबर मिलते हैं। और जो पर्चे में इस तरह से चलते रहते हैं, लग उनको भी रहा होता है पता नहीं क्या हुआ है पर्चे में, लेकिन पर्चा पास होता है इन्हीं वजूहात की बिना पे होता है कि आपको यहां पे नंबर आपका कट गया, यानी ये नंबर आपको नहीं मिला, लेकिन ये नंबर आपको ऐसे करके टिक करेगा। हालांकि यहां पे पॉइंट लेट से 0.8 आया हुआ होगा, वो आंसर गलत है, लेकिन एग्जामिनर उसको टिक करेगा, उसके मार्क्स देगा और आगे बढ़ेगा। ये बात समझ आई है? तो पास होने वालों में से बनना है। ओके चलें जी, सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ें। जी बच्चों, पढ़ा या नहीं पढ़ा गया अभी? यहाँ पे तो करेंगे वो सारे काम जो बाद में नहीं करने, वहाँ पे डायरेक्ट वाला बाद में सिखाऊंगा फिर, ठीक है ना? अभी तो सिर्फ डिस्कशन करते हैं, भूल जाते हैं रिक्वायरमेंट क्या थी। ऑन 1 अगस्त 15 हमारा ईयर एंड है, 30 जून 16, तो हमारे साल के पहले महीने, दूसरे महीने के पहले दिन ना, जुलाई गुजर गया ना, अगस्त। ऑन 1 अगस्त 16 AL entered into an agreement to acquire ERP software which would replace its existing software. The new software became operational on 1 April। तो पिछली कहानी तो फिर एवं ही सी, एग्रीमेंट करने पे तो कुछ नहीं होना, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। इस साल में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स तक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर चलेगा, क्योंकि जो नया ऑपरेटिव होना है तब तक बाकी एंट्रीज कहाँ पे, हवा में करेंगे क्या? एग्रीमेंट किया जी, बस पहले दूसरे को अनइंस्टॉल कर दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है? हाँ, तो पहली बात तो ये कि 1 अगस्त रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, रेलेवेंट डेट है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या होगा? अच्छा, उसने ना रिप्लेस कराया है, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है? तो 1 अप्रैल को पुराना डिस्पोज होगा, नया ऐड होगा, ठीक है? इंट्रो। अच्छा, अब पहले पुराने की बात करें, वो ERP सॉफ्टवेयर की कॉस्ट नीचे दे रहा है, वो बात की बात है, इसको बाद में देखते हैं टेबल को। ERP की इतनी लाइफ है, हाउएवर 10 साल एग्जिस्टिंग, अच्छा छोड़ें जी, वो आगे सारी नए की बात हो रही है। अब मुझे ये बताएं, जो पुराना चल रहा था बेचारा, वो 9 मंथ्स तक यूज़ होगा, तो उसकी 9 मंथ्स की अमोर्टाइजेशन आएगी। चलो, तो एडजस्टमेंट नंबर केड़ी है? 3। यार इसको ऊपर ही ले जाए सारे को, ज़रा थोड़ी सी जगह बन जाती है। ओके,
एडजस्टमेंट नंबर 3 शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो 31 मार्च 16 तक पुराना अमोर्टाइज करते हैं। लिख दूं डेट? लिख देते हैं, चलें जी। 31 मार्च 16 तक पुराना सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज होगा। अमोर्टाइजेशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अब पुराने की कॉस्ट 80 है, लाइफ 5 इयर्स है, मेथड स्ट्रेट लाइन है तो इसी 80 पे 5 डिवाइड हो जाएगा और 9/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 80 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9/12 जी। ये दो बार काम कर रहे हैं, दो बार नहीं करना परिचय में आपने। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये मैं तो अभी वो पर्चा भूल गया हूँ ना, मैं तो भूल गया हूँ कि हमने नोट बनाना था। मैं तो आपको ज़रा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल 3 तरह से आ सकता है। एंट्रीज मांग ले, नोट कह दिया हुआ है नोट कह दे, या डिस्कशन मांग ले तो ये एंट्रीज मतलब समझ में बात होगी तो ही अंग्रेज़ी में डिस्कशन कर सकोगे ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर 31 मार्च को हमने इसको क्या कर देना है, डिस्पोज कर देना है। ठीक है, ज़रा आखिरी लाइन भी पढ़ लें। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैज़ बिकम रिडंडेंट एंड इज़ ऑफ नो यूज़। बस हमने राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, उड़ जाएगा और फिर किसी काम का भी नहीं है। ठीक है, बहरहाल इसका मतलब यह है कि कुछ पैसे नहीं मिले इसके, बिका नहीं है, सेल प्रोसीड ज़ीरो हैं, कैश ज़ीरो है। ठीक है, हाँ, लॉस तो ज़रूरी नहीं है, देख लेते हैं। हाँ, बहरहाल फ़िलहाल तो मुझे बताओ, डिस्पोजल की एंट्री याद है? कैश आता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती है, और इंटेंजिबल का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर, ये क्रेडिट होना है। तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी है? 80। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 48 ऑलरेडी साल के पहले दिन तक थी, और 12 हमने इस साल में 9 महीने मज़ीद इसको अमोर्टाइज़ किया, तो 48 + 12 60 आ गया। कैश कितना रिसीव हुआ? राइट क्लिक से अनइंस्टॉल करके कौन सा कैश रिसीव होता है? कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है जी, तो 20 रुपये का लॉस आ गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। लेकिन भाई इन सारी बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे मतलब कि इस पूरी ट्रांजैक्शन में सिर्फ 2 फिगर्स हैं, एक ये 12 और एक ये 60, बल्कि तीसरी ये चीज़ भी है। एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट ने निकलना है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से, अमोर्टाइजेशन अकाउंट में से उसकी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ने निकलना है, और बहरहाल इस साल में चूँकि इस्तेमाल हुआ है तो कुछ इस साल में अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी आना है, लेकिन मैंने सारी एंट्री कर दी। ठीक है, अब नए को ख़रीदते हैं। जी, नया सॉफ्टवेयर। द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल 1 अप्रैल। IL incurred फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ERP सॉफ्टवेयर। परचेज प्राइस 115 की है, इंक्लूडिंग 15% सेल्स टैक्स, यानी इसमें 15% सेल्स टैक्स पड़ा है। लेस कर दें, क्यों भाई? कह रहा है अज्यूम कर लें, नॉन रिफंडेबल है, पड़ा रहने दें। ज़रूरी तो नहीं है भाई, आसानी के लिए हम, अच्छा, कल हम रिफंडेबल करके एंट्री कर लेंगे, ये ना समझो कि एंट्री से जान छुड़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें से निकाल के बाहर फेंक देंगे उसको, वो बात की बात है। लेकिन अभी पर्चे के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल खामोश है ना, तो ऐसा काम करो जिससे कोई एक्स्ट्रा काम, ऐसी अजम्पशन लो जिससे एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। अजम्पशन लो ये नॉन रिफंडेबल है, तो वो तो पहले ही पड़ा होना चाहिए, तो पड़ा रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा नोट डाल देंगे कि आई हैव अज्यूम्ड दिस सेल्स टैक्स टू बी नॉन रिफंडेबल। उसको पता भी लग जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट है, और आपका वक्त भी बच जाएगा। ठीक है, सही है, क्योंकि नॉन रिफंडेबल, हाँ, अगर रिफंडेबल अज्यूम करोगे तो फिर इसमें पड़ा हुआ है तो गलत पड़ा हुआ है, इसको निकालना है। कल सिखाऊंगा, फिर कल इस तरह, कल दूसरी एंट्री इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, अज्यूम करो नॉन
रिफंडेबल। क्यों? सर ने क्या कहा था? ना अज्यूम करना। अच्छा, सर ने क्या कहा था? अज्यूम कर लेना नॉन रिफंडेबल। अच्छा जी, ठीक है भाई, हम दोनों काम करके देखेंगे और मैंने आपको कहा है दोनों में से कुछ भी करो, कुछ भी करो, एक नोट डालो, ठीक है ना। लेकिन आज मैंने कहा है आसानी की तरफ जाओ। जब ऑप्शन है तो वो काम करो जिसमें कोई एक्स्ट्रा काम करना ना पड़े। सिखा दूसरा भी दूंगा, कुछ लोगों को होता है मसला, ठीक है। अच्छा जी, ओके, तो परचेज प्राइस आ गई 115, ये तो कैपिटलाइज होगी। ट्रेनिंग टू स्टाफ एक्सपेंस आउट, कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन कैपिटलाइज। इसका मतलब अगर मैं सॉफ्टवेयर खरीद रहा हूं तो उसको डेबिट करना है तो 115 प्लस 5 120 से डेबिट करूंगा, एक्सपेंस 2 से डेबिट करूंगा और कैश 122 से क्रेडिट करूंगा। बस, और तो कुछ नहीं करना। हाँ, अब 3 महीने इसने चलने हैं तो 3 महीने ये भी तो अमोर्टाइज होगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 16 पर 30 जून, क्या कह रहे हैं आप लोग? गलती होगी। अच्छा, 30 जून 16 पर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। 120 का इंटेंजिबल है, लाइफ ढूंढते हैं, लाइफ ढूंढते हैं। ERP सॉफ्टवेयर हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 15 साल। 15 पे डिवाइड करेंगे। हाउएवर, अगली लाइन पढ़ेंगे, अगली लाइन पढ़ेंगे। हाउएवर आई विल एक्सपेक्ट टू यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ, इकोनॉमिक लाइफ उसकी 15 साल है, यूं कह सकते हैं, हमने बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ उसकी 15 साल है, लेकिन हमारी इंटेंशन उसको 10 साल इस्तेमाल करने की है, तो फिर यूजफुल लाइफ तो 10 साल हुई। फॉर द पर्पज ऑफ अमोर्टाइजेशन 10 ही रेलिवेंट है। ये बात समझ आई? किसी को ना समझ आई हो तो पूछ ले। सही है हाइब्रिड वालों? किसी का? हाँ, दोनों में फर्क ये है कि ये वैसे सॉफ्टवेयर लाइफ रखता है 15 साल, यानी 15 साल ये पुराना नहीं होने वाला। इसने बनाने वाले ने ये कहा कि 15 साल ये चलेगा, लेकिन हम कह रहे हैं 10 साल बाद हमने बदल लेना है। मैनेजमेंट की इंटेंशन ही है, लिखा भी हुआ है। हाउएवर IAL एक्सपेक्ट्स टू यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ, चुप कर जा लैया वाले, बोले जा रहा है 10 ईयर्स, ठीक है। तो 15 ईयर्स इज नॉट रेलिवेंट। 120/10 इंटू 3/12। जी बोलें, थीरी और थीरी। लो भाई, एडजस्टमेंट 2 तो हो गई। किसी ने इसकी पिक्टोरियल लेनी है तो ले लें, लेकिन ये सारा काम हमने करना कोई नहीं, हम डायरेक्ट सोचेंगे अब जाके, ठीक है ना। वैसे यहाँ से ये सॉफ्टवेयर आना है और यहाँ से ये 3 रुपये। जी, अब पर्चे में तो ये कहानी सामने नहीं करनी, सारी बैठ के एंट्रियां करने बैठ जाए। तो नोट मांगा है तो नोट बनाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आसानी लग रही हो जो, वो पहले वर्किंग करते जाएं। जैसे मुझे लगता है एडिशन ज़्यादा आसान है डिस्पोजल से, तो सॉफ्टवेयर्स पे चल रहे हैं हम, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में नंबर 3 वर्किंग हम कर लेते हैं जी। 115 जमा 5 120। ये एग्जामिनर को बताना होता है हमने कैसे बना, ठीक है। 120 रुपये, ये क्या है? हम क्यों एंट्रीज करें, हमसे एंट्रीज मांगी है उसने, हमें वो कह रहा है नोट बनाओ, तो 120 रुपये पर नया सॉफ्टवेयर कैपिटलाइज होना चाहिए, एडिशन आना चाहिए। यहाँ पे आके हमने लिखा 120, वर्किंग नंबर 3, ठीक है जी। साथ ही इधर देखो, ये 120 का एसेट 10 से डिवाइड करके 10 ईयर से 3/12 करता हूं तो 3 रुपए की अमोर्टाइजेशन आ जाती है।
इसकी। लेकिन एक छोटा सा मसला है, मसला ये है कि पुराने वाला भी 9 महीने अमोर्टाइज हुआ है इस साल में इस्तेमाल होने की वजह से, तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में उसकी अमोर्टाइजेशन भी आनी चाहिए। तो ये 3 यहाँ पर लिख कर गलती अभी ना करें, ठीक है। और खुदा ना खासा लिख जाएंगे तो फिर बाद में यूँ काट के दोबारा सही वाला लिख दीजिएगा। ये तो नए की 3 महीने की अमोर्टाइजेशन है, पुराने की 9 महीने की अमोर्टाइजेशन तो अभी रहती है, ठीक है। तो पुराने की 9 महीने की अमोर्टाइजेशन भी इसी वर्किंग 4 के अंदर ही कर लेते हैं जी। वो कितना था 80, लाइफ उसकी 5 ईयर्स इंटू 9/12 इज इक्वल टू 12। अब ये दोनों मिलकर कितने बन गए 15। तो ये 15 यहाँ पे लिख सकते हैं हम, और वर्किंग का रेफरेंस भी अब हम दे सकते हैं। सब काम डायरेक्ट करने हैं, एंट्री थोड़ी करने बैठना है, बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। तो ये वर्किंग नंबर। अब डिस्पोजल की बात करते हैं, वही बचपन वाले स्टेप्स लेकर आते हैं। सबसे पहले डिस्पोजल है तो जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करो। तो ये कॉस्ट पड़ी है 80, ये कॉस्ट निकल गई 80, ठीक है। अब ये एसेट गया है तो अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी लेकर, अमोर्टाइजेशन को भी लेकर जाए। इसकी ओपनिंग अमोर्टाइजेशन 48 थी और इस 15 में भी 12 पड़ी है, तो ये क्लियर नहीं है, इसकी छोटी सी वर्किंग यहाँ पे कर लेनी चाहिए। क्या ख्याल है, ठीक है, कर लें। तो हम निकालने लगे हैं एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। अच्छा, अंग्रेजियाँ नहीं लिखनी, यहाँ पे आप लिख रहे हो एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्पोजल टिल 31 दिसंबर, क्या ज़रूरत है यार। यहाँ पे लिख रहे हो कॉस्ट ऑफ, क्या था ये, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर, क्या मतलब, टाइम इतना होता है हमारे पास, कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने लिखा है ना, ये सब कुछ उसको पता है, फिर अगली बात वो खुद देख लेगा। यहाँ से सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है, क्विकली सवाल करते जाना है, ओके, ठीक है। अच्छा, तो 48 तो थी ओपनिंग अमोर्टाइजेशन प्लस 12, ये आ गई हमारे पास, तो ये टोटल कितनी बन गई 60। क्लोजिंग 1 20 और क्लोजिंग 3। जुबानी पता लग रहा है क्योंकि 120 वाला एसिड बचा है और वो 3 रुपये डेप्रीशिएट अमोर्टाइज हुआ है, ठीक है ना। दूसरा तो चला गया 117, 70 बोला था पहले तुमने, अच्छा। ठीक है भाई, कोई मसला है तो बताएं। किसी ने इसकी पिक्चर लेनी हो तो ये एडजस्टमेंट 3 थी, माजरत उस वक्त शायद आगे चले गए, कोई लेना चाहे तो, वैसे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, समझ आ रहा है, आसान टॉपिक है ना सर, आसान ही लगता है, पर्चा मुश्किल हो जाता है। पर्चा मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह, आसान ही होगा, लेकिन उनके लिए जो रोज़ पढ़ेंगे, एक बार छोड़ के तो देखो, बीच में पढ़ना है। FR2 ने तुम्हें वो 2 भी पटखे लगाने हैं, छोड़ना नहीं है पढ़ना, ठीक है ना, ओके। ईद की जितनी छुट्टियां दी जाएं उतनी करना। अब देखो आज छुट्टी है, अब कहाँ भी आना है, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट में मिल गई छुट्टी तो बस। अब ईद पे अगर 4 छुट्टियां मिलें, 5वीं साथ मिलाएंगे, 3 मिलें, चौथी साथ मिलाएंगे, शुरू में एक, एंड में एक मिलाएंगे। तो ये आउटसेशन वालों को बहुत बड़ी बीमारी होती है, इससे बचना। इस सेशन में अगर इससे बच जाओ हिम्मत करके तो इंशाल्लाह फिर पास भी हो जाओगे, ओके। नंबर 3 भी हो गया, 4। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 16, IAL स्पेंड 10 मिलियन ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांड। चलो जी, ब्रांड का एडिशन आ गया, हाँ, डेवलपमेंट का मतलब होता है ये इंटरनली जनरेटेड है, इंटरनली जनरेटेड है तो हो ही नहीं सकता कि ये इंटेंजिबल है, ठीक है। क्या ख्याल है, आपको दिखा ही देता हूँ स्टैंडर्ड।
यहाँ पे ना कंट्रोल F करके ज़रा लिखते हैं मास्ट हेड, वही वाला पैरा खुलेगा देखना, एक और आगे, और मैंने गलत वाले खोले हैं, सॉरी, बंद हो जा। ओके भाई ज़रा पॉज करने में जल्दी स्टैंडर्ड खोल लूँ। जी बच्चों, पैरा 63 में कहता है, IS 38 है, ये IS 38 ओपन किया है मैंने। पैरा 63 में कहता है इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, मस्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट्स एंड आइटम्स सिमिलर इन सब्सटेंस शैल नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल। ठीक है जी। गुडविल का नाम नहीं आया, वो अलग से कहीं बताई हुई है। फिलहाल गुडविल का तो जिक्र नहीं है ना, फिलहाल तो ब्रांड की गल हो रही है। ठीक है, तो ब्रांड हमने ढूंढना था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो क्या कह रहा है कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड अगर हो तो शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल। ठीक हो गया, अब तो यकीन आ गया ना, और बोलो चलो। अब फिर इस पे यकीन करते हुए इस इंटेंजिबल को, चूँकि इंटरनली जनरेटेड है तो फिर ये नॉट एन इंटेंजिबल, इसको इग्नोर करना है। लेकिन इग्नोर करने का मतलब कोई नोट लिख कर बता देना। ठीक है, ये कॉस्ट, अच्छा ये वैसे ना आई के अपने परेशान करने का पूरा इरादा किया हुआ था। हमने कहा था इंटरनली जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट डिटरमिन होना मुश्किल होती है, पता नहीं कॉस्ट डिटरमिन कर लिया उसने, और यूज़फुल लाइफ ऑफ ब्रांड भी बता दिया उसने। यानी कि पूरा उसने ना ऐसे जाल बिछाया हुआ था कि बच्चा इसमें कड़क्की लगाई हुई थी। कड़क्की समझते हैं, कड़क्की, कड़क्की लगाई हुई थी कि यहाँ बच्चा फंसेगा। बच्चे फंसे भी, बच्चों ने जनाब कैपिटलाइज कर कर 10 साल पे मोटाइज कर कर सवाल किया होगा। ठीक है, काफ़ियों ने, भाई ऐसे नहीं है। ठीक है, ये इंटरनली जनरेटेड है तो ये इंटेंजिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट तो लाइसेंस का है ना, और आखिरी में तो वैसे कॉस्ट मॉडल कह रहा है। ठीक है, तो बस और तो कुछ नहीं करना, बस अमोर्टाइज कर लो कम से कम जो पहले से पढ़े हैं। इसका मतलब ये इंटरनली जनरेटेड था तो जो पहले वाले पढ़े हैं फिर वो परचेज्ड हैं, तभी तो कैपिटलाइज्ड हैं। ठीक है, तो जो खरीदे हुए हैं उनकी लाइफ 10 साल है तो 200 कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 10, पूरा साल तो 20 ओपनिंग है ना ये, तो अमोर्टाइजेशन आ गई 20, ये बन गया 60, तो ये ठीक है। इंटरनली जनरेटेड, सो नॉट एन इनटेंजिबल एसेट। यार पहली बात तो यह है कि कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत फ़र्क है। ठीक है ना, दूसरी बात है कि हमने भी इग्नोर ही किया है। ठीक है, लेकिन उस इग्नोर करने को लिखना बहरहाल ज़रूरी होता है, ये चाहे कॉस्ट हो चाहे अकाउंटिंग हो। ठीक है ना, जिस चीज़ को इग्नोर करो उससे बताओ कि मैंने समझ के छोड़ा है, साथ वाले ने बिना समझे छोड़ा है, तो दोनों में फ़र्क रखना। साथ वाले को नंबर दे दो, मुझे भी नंबर दे दो, दोनों ने चीज़ लिखी नहीं है, हालांकि उसको समझ नहीं आ रही थी तो उसने छोड़ दिया, और मुझे पता था कि ये चीज़ इग्नोर करनी है तो मैंने छोड़ा। तो दोनों में फ़र्क रखना, नोट लिख के बता रहा हूँ, मुझे पता है कि ये इग्नोर करना था। ठीक है, ओके, अच्छा जी, नंबर 5 पढ़ें ज़रा। ओह, ओनली 10 मिनट्स आर रिमेनिंग। पढ़ें। द लाइसेंस अपीयरिंग in IAS books was issued by अमरान खान for an indefinite period। अमरान खान ने कहा था अभी जो हुकूमत गुजरी इसकी, कि किसी अपने दोस्त को ये लाइसेंस दिया और उसे कहा कि तुम ये मियाँ वाली के अंदर, मियाँ वाली के है ना खान साहब, ठीक है, मियाँ वाली के साथ ये मकड़वाल का इलाका है, वहाँ पर जो है ना वो माइंस हैं, तो ये उन माइंस का लाइसेंस है, जाओ और वहाँ पे माइनिंग करो। दोस्त ने कहा कितने अरसे के लिए? शहजादे तुम मेरा दोस्त है, जा, इनडेफिनेट पीरियड।
हाउएवर ऑन यकम जनवरी 16, जिसको रिजीम चेंज कहता है कोई बंदा कहता है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, हर किसी के अपने अपने बयानिए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बदली तो उन्होंने एकदम से तो नहीं बंद किया, लेकिन यकम जनवरी 16 को ये जो गवर्नमेंट आई केयर टेकर, उसने क्या कहा, उसने इमरान खान के दोस्त को कहा हमने नया लॉ बना दिया है जिसके अंडर ये एग्जिस्टिंग लाइसेंस जो है ये आपको 10 साल बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। पहले आपको खुली इजाज़त थी, कोई पता नहीं कब तक इस्तेमाल करना है, तभी तो मोटाइज नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब यकम जनवरी 16 को नया लॉ पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि ये जो एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस भी गिवन हैं ये 10 साल बाद रिन्यूअल के लिए आएंगे। तो ये काम तो पहले भी हमने सीखा हुआ है। पहले बस इस तरह से होता था IS 16 के अंदर कि जी एसिड की लाइफ जो है वो 10 साल थी, 2 साल गुजरने के बाद पता लगा नहीं यार इसकी तो रिमेनिंग लाइफ 4 साल ही रह गई है, लाइफ बदल गई। क्या कहते थे इसको? चेंज इन एस्टीमेट। तो ये चेंज इन एस्टीमेट ही है, रिट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं करना, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, ठीक है। यानी कि पहले नहीं थी लाइफ अवेलेबल तो नहीं करते थे अमोर्टाइजेशन। हमारे इस साल में यकम जनवरी 16 का मतलब है हमारे साल के ऐन दरमियान में, हमारे साल के मिड में हमें पता लग गया कि अब इस लाइसेंस की लाइफ 10 साल है, ठीक है। तो फिर अब से ऑनवर्ड्स इसको अमोर्टाइज करना है, और यकम जनवरी 16 को पता लगा ना कि इस दिन से ऑनवर्ड्स 10 साल है, तो 30 जून 16 तक 6 महीने की अमोर्टाइजेशन अब हमें करनी पड़ेगी। लेकिन पिछले किसी साल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी साल के अंदर हम इसको ले लेंगे। ये बात समझ आई, ठीक है। पहले क्यों नहीं थी कोई अमोर्टाइजेशन? क्योंकि लाइफ इनडेफिनेट थी। हमें हमारे साल में पता लग गया कि लाइफ डेफिनेट हो गई, ठीक है। यकम जनवरी 16 से ऑनवर्ड्स 10 साल ये एसेट हमारे पास, ये लाइसेंस हमारे पास रहेगा। तो 30 जून 16 तक 6 महीने हमने इसको इस्तेमाल कर लिया है, तो फिर 6 महीने की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। 15 कॉस्ट है, लाइफ अब कितनी हो गई, लेकिन इस साल में 6 महीने उसमें से कम हुए हैं, तो 0.75 की अमोर्टाइजेशन आ गई लसांस की, और ये 15 और ये 0.75 14.2, ठीक है जी। मुफ्त के नंबर ना छोड़ देना। मेजरमेंट बेसिस, अमोर्टाइजेशन मेथड और लाइफ या रेट, चलो लाइफ ही गिवन है, यूजफुल लाइफ जी। सब के नीचे मुकम्मल आपने लिखना है कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल और कॉस्ट। अमोर्टाइजेशन मेथड पूरा लिखना है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लाइफ ब्रांड्स की 10 साल थी, 10 साल। सॉफ्टवेयर की 5 या 10, 5 भी यूज हुई, 10 भी यूज हुई। आप ऐसे लिख लिया करें 5 to 10, बताया हुआ है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको साधों ने बताया होगा। 2 लाइफ यूज हो गई ना, तो दोनों यूज कर लो, कोई मसला नहीं। 5 से 10 साल लिख लो, कोई मसला नहीं। फिर लाइसेंस की अब 10 साल, प्रोजेक्ट की सबकी 10 साल थी, ठीक है। अच्छा, टोटल का कॉलम भी डाल लो। वैसे तो अब आजकल सवालों में कहता है टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अभी चूंकि नहीं कहा हुआ था तो टोटल का कॉलम भी ज़रूरी है। बताओ भाई, जल्दी बताओ। 295, 150, 80, 365, उसके बाद 88, आगे 36.5, 60, 64.5 बुक वैल्यू, कंबाइंड बीवी 300.5, ये बैलेंस शीट के फेस पे जाएगी। हाँ जी। अच्छा, अगर लाइफ डेफिनेट ना भी होती तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने के लिए डाटा ज़रूरी था,
वो फिर देता तो गुजारते, अगर ना देता तो फिर भी मजबूर थे। लेकिन अगर लाइफ डेफिनेट ना होती तो फिर मोस्ट प्रॉबेबली इसी सवाल के अंदर रहते हुए वो इम्पेयरमेंट का डाटा देता, इम्पेयरमेंट टेस्ट का, यानी रिकवरेबल अमाउंट वगैरह देता, हम इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लेते। लेकिन अभी मैंने ये बात बताई नहीं कि इनडेफिनेट लाइफ वाले को, अच्छा नहीं बता तो दी थी शुरू में। ओके जी, एक सवाल है जी, अभी तक आपके पास नहीं है, किताब ले लेंगे तो उसमें होगा। ये अब वैसे एक नज़र पढ़ा देता हूँ। पेज 252 पे क्वेश्चन नंबर 15 है, डव लिमिटेड। अपने पास लिख लें, पिक्चर बना लें फ़िलहाल, बेशक ये आपके सामने है, पिक्चर ले लें इसकी। ये सवाल देखते ही आप स्टैंडर्ड्स को लेने दौड़ेंगे। मतलब यहाँ कई सवाल ऐसे आएंगे जिनको देख के फिर आपको रोज़ ख्याल आएगा ले ही लें, आप तो ले ही लें, तो पहली दफ़ा में ले लो उस्ताद की बात मान के। बस 2 से 3 मिनट हैं। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जी बच्चों, डव लिमिटेड कमेंस्ड, कॉस्ट निकालनी है न्यू प्रोडक्ट की, ठीक है, फॉर इनिशियल मेजरमेंट। फॉर इनिशियल मेजरमेंट का क्या मतलब है? ये जो एडिशन में 120 आया है, ये फिगर इनिशियल मेजरमेंट वाली थी ना, एडिशन जिस दिन किया उस दिन कितनी कॉस्ट, ठीक है, वो पूछ रहा है। डव लिमिटेड कमेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन जकम जनवरी 20। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड। ओह, इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, पता नहीं, प्री प्रोडक्शन। मैं तो कभी भी अपने दिमाग पे ना रिलाय करूं जब मेरे पास ऑप्शन हो किताब खोल के देखने का। प्री प्रोडक्शन, प्रोटोटाइप्स, चुप चुप अभी चुप, पायलट प्लांट, ये सारी चीज़ें 8 नंबर का सवाल है, वैसे बाय द वे बता दूं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए सिर्फ पैरा ओपन करना है। इधर देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, रिसर्च। डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट में यही तो फ़र्क बताया था। डेवलपमेंट में उसने कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टेस्टिंग ऑफ चोजन अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल, नाम लफ्ज़ भी वही लिखे होंगे और क्या, डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या है जी? इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, ये रिसर्च है। पहले तो ये डिसाइड कर लें रिसर्च क्या है, डेवलपमेंट क्या है, फिर उसके बाद अगली बात देखेंगे कि कौन से डेवलप। रिसर्च तो एक्सपेंस आउट हो ही गई, डेवलपमेंट कब से कैपिटलाइज हो, ठीक है, आगे पीरियड उन्होंने दिया हुआ। खैर, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स वैसे तो याद भी आ रहा है, लेकिन तसल्ली के लिए फिर भी देखेंगे। पैरा 59 में डेवलपमेंट में प्रोटोटाइप्स पढ़े हैं, ठीक है, ये डेवलपमेंट है। पायलट प्लांट डेवलपमेंट, फी टू रजिस्टर, ये ना रिसर्च है ना डेवलपमेंट। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, कहाँ गया सैंपल? यहाँ, ये पायलट प्लांट दैट इज नॉट स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल, ये नॉट फॉर स्केल इकोन। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट, इसी में ही सैंपल्स प्रोड्यूस होते हैं ना, तो ये भी क्या है? डेवलपमेंट। ब्रांड बिल्डिंग, अगेन ये ना कोई रिसर्च है ना डेवलपमेंट है। अब ये बाकी 2 बच गए हैं, इनको वैसे हम इस रिसर्च डेवलपमेंट से हट के देखते हैं। तो ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है, एडवर्टीजमेंट, ओके। और फी टू रजिस्टर लीगल राइट्स, ये तो IS 16 में भी पढ़ा हुआ था हमने कि ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आज हमने खर्चा किया, हम अपने इस राइट को रजिस्टर करवाने जा रहे हैं ना, ठीक है, तो ये क्या है? ये कैपिटलाइज होगा। लेकिन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फी टू रजिस्टर ये कैपिटलाइज होगा और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आउट होगा। ये तो हो गए डिसाइड। बाकी जो हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में हमने बाइफरकेट कर लिए हैं। अब चूंकि वक्त ख़त्म हो गया है तो आप ट्राई कीजिएगा इस पैरा को पढ़ने के बाद, ठीक है, कि कौन सी रिसर्च में, कौन सी डेवलपमेंट में कौन सी कॉस्ट टूटेगी, तो ये आपने डिसाइड करना है। हो जाएगा इंशाल्लाह सवाल, देख लें आप। वो कह रहा है डिस्कस करो रीज़न ऑफ इग्नोरिंग, वो तो बात की बात है, कॉस्ट कंप्यूट करना है और जिनको इग्नोर किया उनका रीज़न बताना है। इसके 8 नंबर थे और सिर्फ स्टैंडर्ड खोल के ये सवाल हो रहा है,
ठीक है, तो इसकी पिक्चर आप ले लीजिए, इसको ट्राई कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।